लास्ट आपको ये ट्रिक बताई थी यहाँ की, बीवी शार, मतलब शारगत एवं कपित से काका के संज्ञा स्थापन के लिए विपरीत विष का पान करती है। इतना कल हम लोगों ने याद किया था, तो इसको कोड आप लोगों ने देख लिया होगा करना किस तरह करना है। अब आगे देखते हैं। एक यहाँ बेटा नाम लिखा है काकांड आदि योग, आपकी बुक्स के अंदर श्लोक नंबर 53 है ये। तो काकांड क्या होता है, केवाच को बोलते हैं, मतलब कोंच जो होता है, चाहो तो लिख सकते हो नीचे, काकांड यानी कोंच। इस योग की खासियत क्या है कि ये उन लोगों को भी जिंदा कर सकता है कि जिनमें लगभग आपको लगता है कि हाँ मृत्यु हो गई होगी, मतलब ये वो कंडीशन मान लो कि जब आपको ऐसा लगे कि हाँ कुछ नहीं किया जा सकता, कि वहां से भी सरवाइव करा सकता है। ठीक है। तो गले में फांसी लगना, ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि गले में फांसी लगे व्यक्ति के लिए कौन सा योग है, या जल में डूबकर मरे व्यक्तियों के लिए कौन सा योग है। तो इस सब में काम करेगा, यानी मरे वर्ड लगा दें। तो गले में फांसी लगाने से या विष सेवन से जल में डूबकर मरे व्यक्तियों को जीवन देने वाला है काकांड आदि योग, याद रखेंगे। मृत संजीवन अगद, नेक्स्ट है मृत संजीवन अगद। श्लोक नंबर 60, 54 से 60 तक है। तो ब्रह्मा जी ने बनाया, इसमें जितने द्रव्य हैं उनके लिखा हुआ है कि इनको पुष्य नक्षत्र में इकट्ठा करना चाहिए। सभी तरह के विषयों में काम करता है। यूज कैसे करते हैं इसको, नस्य के रूप में, लेप लगाना, धारण करना, धूम देना इसका, और घर में रखने के लिए भी। ठीक है, तो इसको खिला नहीं रहे, बाकी सब तरीके से यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट देख रहे हो, वात स्थान में विष होगा तो स्वेदन कराएंगे, पित्त के स्थान में विष होगा तो मधु, सर्पी, दुग्ध, जल इनका प्रयोग, कफ स्थान में स्वेदन, सिरावेद और शारगत का प्रयोग। देख लेंगे, कुछ खास नहीं है। कफ में सिरावेद चाहो तो देख सकते हो, ये पॉइंट है, कफ के अंदर सिरावेद की बात आई है। दोषस्य विषम यस्य स्थान है, स्यात् तम जयेत पूर्वम। कह रहे हैं कि विष जो है जिस स्थान पर जाए, तो पहले क्या करना चाहिए, स्थानगत दोष की चिकित्सा करनी चाहिए। एक सिंपल सा रूल है कि मान लो कफ चला गया पकवाशय के अंदर, ठीक है, तो पकवाशय जैसे वात का स्थान है मान लो, तो पहले वात की चिकित्सा करोगे, पहले देखोगे वात तो नहीं दूषित है वहां, तो रूल यही होता है, पहले स्थानगत दोष की चिकित्सा करते हैं, बाद में जो बाहर से दोष आया उसकी चिकित्सा करते हैं। तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है, कुछ अलग नहीं है। दूषी विष की चिकित्सा, उसरावेद पंचकर्म कराना। कफ मार्ग अवरुद्ध होने पर व्यक्ति मृत इव श्वसेन मर्त्य, कि व्यक्ति इस तरह श्वास लेता है जैसे उसकी मृत्यु हो गई हो। कफ से जब मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तो व्यक्ति मृत मृत के समान श्वास लेता है। इस कंडीशन में कहने क्या करना है, तो मस्तक पर काकपद आकार की आकृति बनाते हैं, मतलब इस तरह चीरा लगाते हैं जैसे क्रो के पैर होते हैं ना, बर्ड्स के पैर आपने देखे होंगे, उस तरह का कहने चीरा लगाना है। तो काकपद बनाकर बिल्व के समान चर्म कशा का कल्क बना के रखते हैं। तो ये देख लोगे, चर्म कशा, तो सातला जो होता है सप्तला, उसी का नाम है ये। तो मस्तक पर काकपद आकार का चीरा बनाना है जब आपको लगे कि हाँ पेशेंट की डेथ हो चुकी है, बिल्कुल वो मृत के समान श्वास ले रहा हो, तो बहुत हल्की हल्की श्वास ऐसे की मृत्यु हो गई है। और बिल्व के प्रमाण में चर्म कषा या सप्तला का कल्क बनाकर वहां रख देना है, कह रहे हैं, या फिर मांस रख देना है। तो ऐसा मानते हैं कि ये करने से जो सारा विष है वो इसके अंदर आ जाएगा, स्पेशली जो ब्रेन तक पहुंच गया विष, मतलब ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है, तो याद रख लोगे। एक है गंध हस्ती नामक अगद, गंध हस्ती अगद। ये है श्लोक नंबर 70 से लेकर 76 तक। तो इसमें बकरे का मूत्र, गाय का पित्त और अशुभ पित्त, इन द्रव्यों का इस्तेमाल हुआ है। बकरे का मूत्र, गाय और अशुभ, इनका पित्त इस्तेमाल हुआ है गंध हस्ती नामक अगद के अंदर। एक है इसी तरह महागंध हस्ती अगद, महागंध हस्ती अगद। तो ये शंकर जी ने कुबेर के लिए बनाया था। कह रहे हैं महागंध हस्ती अगद शंकर जी ने कुबेर के लिए बनाया। इसमें श्रीश का पंचांग पड़ा होता है, तो श्रीश बहुत जरूरी द्रव्य है महागंध हस्ती अगद के अंदर। तो पहला तो शंकर जी ने बनाया कुबेर के लिए, दूसरा इसमें श्रीश का पंचांग पड़ा हुआ है, अप्रतिहत प्रभाव वाला, यानी इसके प्रभाव को रोका नहीं जा सकता, कि ये जो काम करने के लिए दिया है वो काम करता है। पुष्य नक्षत्र में गोपित में पीस के इन द्रव्यों को ये योग तैयार किया जाता है। पुष्य नक्षत्र के अंदर गाय के पित्त में पीस के कह रहे हैं इसको तैयार करना है। इसमें कुल द्रव्यों की संख्या देख रहे हो 60, महागंधस्थी अगध में 60 द्रव्य इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, तो गंधस्थी अगध बकरे का मूत्र, गाय का पित्त और अशुभित। महागंधस्थी अगध शंकर जी ने कुबेर के लिए बनाया, शीश का पंचांग पड़ा है, अप्रतिहत प्रभाव वाला है, सिर्फ गाय के पित्त की बात आई है, और 60 द्रव्य इसको बनाने में इस्तेमाल हुए हैं। महागंध हस्ती अगध में 60 द्रव्य।
नेक्स्ट यहीं पे एक और योग लिखा हुआ है सुश्रुत का, उसका नाम है महासुगंधि अगद। तो उसमें पूछ लेता है कितने द्रव्य इस्तेमाल हुए हैं। तो 85 औषधियां हैं उसमें, सुश्रुत कल्प 6 का योग है, देखना चाहो तो विश के रेफरेंस में ही है। तो महासुगंधिक अगद उसमें 85 औषधियां हैं। और यहाँ देख रहे हो महागंध हस्ती अगद, इसमें 60 औषधियां हैं, 60। और एक नाम लिखा है ऋषभक आदि अगद, एक शार अगद है। शार अगद में हिंगू और बाहलिक, इनका प्रयोग है। जरूरी क्यों है कि देखो हिंगू का पर्याय ही होता है बाहलिक, है ना, राम भट्ट हिंगू बाहलिक ये पर्याय है हिंगू के। तो एक जनरल रूल है, कोई सवाल कर ले कभी कि किसी द्रव्य का उल्लेख 2 बार आया किसी योग के अंदर, तो उसमें क्या समझना चाहिए। तो ये समझना चाहिए कि द्रव्य को 2 गुनी मात्रा में ले लो। ठीक है ना, तो यहाँ 2 बार नाम आया हिंगू का, तो हिंगू भी लिखा आया बालिक भी लिखा आया। तो मतलब शार अगर ना हिंगू डबल अमाउंट में लेना है जितना बाकी द्रव्य है उनसे। पलाश क्षार का प्रयोग होता है इसको बनाने में। और कोल के बराबर, बेर के बराबर इसकी गुटिका तैयार की जाती है। बहुत जरूरी चीजें नहीं है, जो रटने का मैंने बता दिया आपको कि ऊपर 60 द्रव्य थे महागंधस्ती अगत के अंदर, महासुगंधिक अगत, 85 औषधियां हैं, ये जरूरी बात है। वो मृत लोगों के लिए कौन सा योग है, वो जल में डूबकर फांसी लगाए हुए, तो काकांड आदि योग जो है, तो ये चीजें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट है विष दाता के लक्षण। किसी ने किसी को विष दिया तो कैसे लक्षण होंगे, वो शंकित सा रहेगा थोड़ा, या तो बहुत अधिक बोलेगा या बिल्कुल कम बोलने लगेगा। ठीक है, तो उसका व्यवहार जो है बदल जाता है विष देने के बाद, डरा डर रहता है व्यक्ति। विष युक्त अन्न के लक्षण कैसे पहचानोगे कि अन्न में विष मिला हुआ है। तो शिखिर बहर विचित्राणी, कह रहे हैं पहला उसको आप जब जलाओगे, जैसे अग्नि के ऊपर आहुति देते हैं अन्न की, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें विचित्र ज्वाला जलती है, कि एक कलर की नहीं कि कई सारे कलर मिक्स आ रहे हैं ज्वाला में, उस तरह की बात है। तो शिखिर बहर विचित्राणी। कुड़प धूमश्चा, तो धुआं जो निकलेगा वो कुड़प गंधी होगा, मतलब बहुत स्मेल आएगी उसमें से, जैसे मुर्दे की गंध आती है उस तरह की। स्फुटित सा शब्दम, अग्नि में चट चट करके आवाज आ रही होगी जब चल रहा होगा वो। स्फुटितम सा शब्दम, यदि मक्षिका आदि उस अन्न पर बैठ जाए तो उनकी मृत्यु हो जाएगी तुरंत ही। काक अगर उस अन्न को खा लेगा तो उसका स्वर शाम हो जाएगा, आवाज जो उसकी डाउन हो जाएगी। चकोर पक्षी के नेत्र रक्त वर्ण के हो जाएंगे, मतलब नेत्र का कलर चेंज हो जाएगा। तो रटने जैसा कुछ नहीं है, समझ आ रहा होगा कि चीजें अजीब हो रही हैं सारी। और जो भी एनिमल उसको खाएगा तो उसके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, चाहे मृत्यु हो, चाहे उसके कैरेक्टर चेंज हो रहे हो। नेक्स्ट है आमाशयगत विष का लक्षण। विष आमाशय तक पहुंच गया, अब आपने खा लिया, ध्यान नहीं दिया, तो उसकी क्या पहचान है। तो स्वेद उत्क्लेद होने लगेगा, दृष्टि हृदय उपरोध, बिंदु शतैश्चा चेते अंगम। ये लास्ट वाला पॉइंट देख लेना कि शरीर के ऊपर ना छोटे छोटे बिंदु उभर के आ जाएंगे। तो इसको ऐसे मान लो कि जैसे किसी को एलर्जी होती है किसी चीज से, अगर वो खा लेता है तो तुरंत ही क्या होता है कि पूरी बॉडी के ऊपर आपको एलर्जी दिखाई देने लगती है ना, कि रेड स्पॉट पूरी बॉडी के ऊपर हो गई, मान लो उस तरह वाली बात। तो वही चीज है कि आमाशय में विष है, मतलब कोई ऐसी चीज है जो हमें नहीं अच्छी है हमारे लिए। तो बिंदु शतैश चीयते चांगम, चाहो तो एक बहुत जरूरी पॉइंट है, वो यहाँ लिख सकते हो। लिखो कि रात्रि में बालक स्वस्थ सोए, रात्रि में बालक स्वस्थ सोए और सुबह उसके शरीर पर रक्त बिंदु हो, तो बोलो क्या समझना चाहिए। जंतु दंश। जंतु दंश, ठीक है। तो एक कंडीशन है बच्चों की, जंतु दंश मतलब मॉस्किटो बाइट की बात कर रहे हैं मेनली, कि जंतु दंश हुआ है रात में उसको, कि बालक रात्रि में स्वस्थ सोया है और सुबह उठे तो उसके शरीर के ऊपर आपको रेड रेड स्पॉट दिखाई दे, रक्त बिंदु दिखाई दे, तो वो जंतु दंश है। ऐसी बात है लगभग वो भी। तो आमाशयगत विष का लक्षण बिंदु शतैश्चीयते चांगम, कि सोयो बिंदु शरीर पे उभर के आ जाता है। पक्वाशयगत विष का लक्षण मूर्छा, मद, मोह, पांडु होना, कोई खास नहीं। नेक्स्ट आ जाओ सर्प, क्योंकि विष की बात है तो मेनली सर्पों की ही बात होगी। तो सर्प बता रहे हैं 3 तरह के हैं, दर्विकर, मंडली और राजीमान। दर्विकर, मंडली और राजीमान क्रमशः वात वाले, पित्त वाले और कफ वाले हैं, चाहो तो लिख लो ऊपर, वातिक, पैत्तिक और कफज। दर्विकर, मंडली और राजीमान। दर्विकर के अंदर फण होता है, फण। मंडली साहब के अंदर मंडलाकार फण होता है, मतलब वो प्रॉपर जो शेप हम फन की जानते हैं वो नहीं होती, कह रहे हैं मंडलाकार फन होता है। ठीक। राजीमान के अंदर इनके शरीर के ऊपर बिंदु की शेप बनी होगी, मान लो कोई चित्र बने हो, उस तरह की चीज हो सकती है, तो वो होते हैं राजीमान सर्प। तो याद रखना, मेनली अगर आपसे पूछा जाए कि फन वाले सांप कौन से होते हैं तो आपको दरवी कर ही आंसर लगाना है। ठीक है, क्योंकि मंडली में लिखा हुआ है मंडलाकार फन, तो अगर मिलेगा तो मंडलाकार फन मिलेगा, ये कहना चाह रहे हैं।
तो फन वाले दर्विकर। और जिनके शरीर के ऊपर विभिन्न आकृतियां बनी होती हैं वो हो गए राजीमान। इन दोनों को मेनली याद रखोगे। दर्विकर क्योंकि वात वाले हैं, तो कैरेक्टर देखोगे उनका रूक्ष और कटु, उनके विष का गुण, तो वही वात वाला है। ऐसी मंडली पित्त वाले हैं तो अम्ल और उष्ण है, जो पित्त का कैरेक्टर है। राजीमान देखोगे तो स्वादु और शीतल, क्योंकि कफज वाले हैं तो कफ के यही कैरेक्टर है। क्लियर? तो कुछ भी याद नहीं करना। आगे देखोगे लक्षण क्या आते हैं इनके दंश के बाद। तो दर्विकर जहां वात की प्रधानता है, तो वहां एक तो कलर बता रहे हैं दंश स्थान का असित। तो वात की वजह से ब्लैक कलर जो है वो वात का माना गया है। तो असित वर्ण होता है। निरुद्ध रक्त, जो रक्त बह रहा है मतलब वो रुक जाएगा, कह लो कि क्लोटिंग हो जाएगी ब्लड के अंदर, ये कह लो कि ब्लड क्लोट बन जाता है, निरुद्ध रक्त। और कूर्मार, वो जगह जो ऐसी दिखाई देती है जैसे कछुए का पृष्ठ होता है ना, हार्ड थोड़ा, तो ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो ये तीनों चीजें याद रखोगे, असित, निरुद्ध रक्त और कूर्माभ। ठीक है। और यहाँ देख पा रहे हो राज्य मान में पांडु कोई खास नहीं है। आप बात वाले याद रखना, असित, निरुद्ध रक्त और कूर्माभ। नेक्स्ट कह रहे हैं पुरुष, स्त्री और नपुंसक सर्प की क्या पहचान है। तो पुरुष सर्प कैसे होते हैं? व्रत, भोगो, महाकाय, श्वसेन, ऊर्ध्ववेक्षणा, स्थूल मूर्धा और समंगस्या। तो कह ये रहे हैं कि शरीर का जो डिवीजन है, मतलब बॉडी जो है, ठीक है, वो बिल्कुल शेप में है, समांग है। दूसरा, श्वास लेते समय ऊपर की ओर देखते हैं और शरीर बड़ा है। सिंपल सी बात यह है, सिर भी बड़ा है, स्थूल मूर्धा, और शरीर भी बड़ा है, महाकाय लिखा हुआ है। तो मेनली आपको याद रखना है, श्वास लेते समय ऊपर की ओर देखते हैं पुरुष सर्प। ठीक है। और समांग वाले स्त्री सर्प इनके विपरीत लक्षण वाली है। और नपुंसक सर्प जो है वो श्रंसती यानी डरते हैं। नपुंसक सर्प डरे हुए से दिखाई देता है, तो ये उनकी पहचान है। अब बता रहे हैं कि इन सर्पों के दंष्ट करने पर व्यक्ति में क्या लक्षण आएंगे जिसको बाइट किया है। तो अभी आपने देखा कि पुरुष सर्प जो होते हैं वो ऊपर की ओर देखते हैं श्वास लेते हुए। तो इनसे दंष्ट जो व्यक्ति होगा ना, तो वो भी देखोगे आप, स्त्री सर्प दंष्ट देख पा रहे हो, अधोदृष्टि, स्वरहीन और प्रकंपित। कि पुरुष सर्प काटता है तो व्यक्ति ऊपर की ओर देखेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है पुरुष सर्प दंष्ट ऊपर की ओर देखना, क्योंकि पुरुष सर्प का कैरेक्टर यही है, ऊपर की ओर देखना। तो जिसको काटेगा जिसको, वो भी ऐसा ही करने लगेगा, ऊपर की ओर देखेगा। स्त्री सर्प दंष्ट हमने देखा जस्ट अपोजिट लक्षण होते हैं मेल से, यानी कि नीचे की ओर देखना, तो वही लिखा है। अधोदृष्टि हो जाएगी व्यक्ति की, इसको काटा है। स्वरहीन, जैसे स्त्रियों की आवाज कम होती है कंपैरेटिवली मेल के। और प्रकंपित है, यानी कांपने लगेगा व्यक्ति। यहाँ भी देख पा रहे हो नीचे की ओर देखना, ललाट पर सिराएं उभर के आ जाना, तो ये स्त्री सर्प दंष्ट का लक्षण है। और नपुंसक सर्प के काटने पर तिर्यक देखना, यानी इधर उधर देखना। जो व्यक्ति डरता है तो क्या करता है, इधर उधर देखता है, आई कांटेक्ट नहीं बनाएगा। तिर्यक देखना नपुंसक सर्प दंष्ट में। नेक्स्ट है गर्भिणी सर्प दंष्ट। वहां पे पांडु, वक्त्रस्तु, शून, ओष्ठ, असिते, अक्षणा। पीछे आपने वात के साथ भी देखा, यानी दर्विकर सांपों के दष्ट करने पे क्या होता है कि असित वर्ण हो जाता है ना, रक्त का बहना रुक जाता है, निरुद्ध रक्त। और कुर्माभ, वो स्थान जो है कूर्म के पृष्ठ के समान दिखाई देता है। ऐसे यहाँ देख रहे हो गर्भिणी सर्प के दष्ट करने में। अब गर्भिणी यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम में एनीमिया होना बहुत कॉमन है महिलाओं के अंदर। देखो वैसे कैरेक्टर में मिल रहा है। तो पांडु, वक्त्रस्तु, ठीक है, चेहरे पे पांडुता के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। शून, ओष्ठ, तो होठों के आसपास स्वेलिंग आना, अगेन प्रेगनेंसी के अंदर शोथ होना, ये बहुत कॉमन है। और नेक्स्ट है असित अक्षण, तो नेत्रों का असित वर्ण यानी ब्लैक हो जाना। तो प्रेगनेंसी में अगेन चेहरे के ऊपर लोगों आपने देखा होगा झाइयां वगैरह कहते हैं, इस तरह की चीजें, ठीक है, बहुत कॉमन हो जाती हैं। तो वैसे भी रिलेट कर सकते हो। तो पांडु, वक्त्रस्तु, शूनोष्ठ और असिते अक्षणा, ये गर्भिणी सर्प दष्ट के लक्षण है। नेक्स्ट है प्रसूता सर्प दष्ट का लक्षण। प्रसूता सर्प दष्ट, लक्ष्मी, कितना समय होता है नॉर्मली प्रसूता का? प्रसूता का समय कितना होता है बेटा? हाँ, 1.5 माह, ठीक है। सुशर्मा, योग रत्नाकर के अनुसार कितना समय है? सर 6 माह। बाकी सबको यही लगता है? चार 4 माह है। चार 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 है। माह है। 4 माह है। हाँ धन्वंतरी सर सब, तक है। हाँ दोनों बातें कही है, कल बताया था कि धन्वंतरी मत अनुसार 1.5 माह, और अपना खुद का मत जो है उनका 4 माह का है, वो काश्यप का है 6 माह, याद रखोगे। आगे देखो।
तो प्रसूता सर्पदष्ट, तो प्रसूता सर्प के काटने पर क्या होगा? तो जरंभा, क्रोध, उपजीवा रोग हो जाना, और रक्त में मूत्र का आना, रक्त मूत्रता। तो प्रसूता में भी अगर आप देखोगे तो उस समय महिलाएं जो है, क्योंकि उनको आराम चाहिए होता है ना, चीजें इरिटेट करने लगती है, बच्चा होता है सोने नहीं देता है, उस वजह से क्या है, गुस्सा आता रहता है, क्रोध ज्यादा रहता है। जरंभा, थकावट रहेगी, दिन भर नींद आती है कि बच्चा सोने नहीं देता है। ठीक है, तो ये चीजें मिलती हैं, तो ऐसे ही सर्पदष्ट में भी मिल रहा है। तो जरंभा होना, क्रोध का होना, उपजीवा देख पा रहे हो, और रक्त मूत्रता देख लोगे स्पेशली। आर्यन, बेटा कहाँ यस पर सर। आप, कहाँ पर आपने पढ़ा है किस रोग का मतलब मेन लक्षण है अब तक जो आप पढ़ कर आए हो पीछे? मूत्र में रक्त आना, जो पढ़ चुके हो आप। डॉक्टर मूत्रता। हम्म, चलो मैं ऑप्शन दे दे रहा हूँ। ऑप्शन है आपके सामने: गुल्म, राज्यक्षमा, शतक्षीण, अर्श। सर छत्तीसगढ़ में। शतक्षीण में भी अगर स्पेशली या कहूँ, सर। शत में या क्षीण में? सर छत में। सबको ऐसे लगता है? नहीं सर, छेड़ में। क्षीण में छेड़ है, सर में सारक चीड़ में। मूत्रत्वम पार्श्व तो पृष्ठ होता है ना कटिग्रह। वंश वगैरह। ठीक है, याद रखना, क्षीण के अंदर है, शत में नहीं। हाँ मुस्कान बोलो। ये आपने योग रत्नाकर के हिसाब से प्रसूता काल किसका था? तो भावप्रकाश ने बोला है ना 4 माह को। बेटा भाव 1.5 माह, प्रकाश, 4 माह। बेटा भाव प्रकाश योग रत्नाकर वो हर जगह एक साथ रहता है। जैसा भाव प्रकाश कहते हैं वैसे योग रत्नाकर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कभी माइंड नहीं लगाना, वो तो सिर्फ ट्रिक है, मतलब ये मतलब आपको अलग रास्ते पे ले जाने की। ठीक है, जैसे एग्जाम मैंने कहा है कि अगर वाग्भट पूछेगा तो मतलब चरक ही पूछ रहा है। ठीक है, बस वो पागल बनाने के लिए आपको कर रहा है कि वाग्भट के अनुसार। ठीक है, आगे देखो। तो प्रसूता सर्पदष्ट में जरंभा, क्रोध, उपजीवा और रक्तमूत्रता। नेक्स्ट देख रहे हैं गर्भिणी सर्प। तो गर्भिणी सर्प में सुश्रुत ने आधमान और बता दिया, बाकी चरक वाली कैरेक्टर है कह रहे हैं, लेकिन वहां पे आधमान अतिरिक्त है। तो चरक में आपने देखे हैं गर्भिणी सर्प के काटने पे पांडु वक्त्रस्तु शूनोष्ट असित अक्षणा, तो इन्होंने आधमान और बोल दिया सुश्रुत ने। नेक्स्ट देखिए, सर्प किस आयु में उनका विष जो है वो तीव्रतम होता है? तो दर्विकर, मंडली, राजिमाम, तीनों के नाम लिखे हैं। दर्विकर देखोगे तरुण अवस्था में यानी अर्ली एज के अंदर, मंडली वृद्धावस्था में, और राजीमान मध्यम अवस्था में। तो याद रखेंगे ये चीजें क्रमशः नहीं है कि दर्विकर, मंडली, राजीमान, वात, पित्त, कफ, तरुण, मध्यम, वृद्धावस्था, ऐसा नहीं है। तरुण, वृद्धावस्था और मध्यम अवस्था इस तरह करके है। ठीक है, पहले वृद्धावस्था मंडली वाले की, फिर राजीमान की मध्यम अवस्था है, ऐसा करके लिखा हुआ है। दूसरी जरूरी बात, एक सर्प का नाम देख पा रहे हो, मंडली के ब्रैकेट में लिखा हुआ है गोनस। ठीक है, तो मंडली सर्प में ही एक वैरायटी है, मतलब गोनस सर्प होता है। तो आपसे कभी कभी सवाल ऐसा भी आ जाता है कि इनमें से कौन से सर्प हैं जो वृद्धावस्था में तीक्ष्ण विष वाले होते हैं? तो एग्जाम्पल में रख के दे देगा, मान लो कि गोनस आदि सर्प, मंडली ना रख के दे, गोनस आदि कह दे, उसका मतलब यही है कि गोनस यानी मंडली सर्प की बात चल रही है। क्लियर? वो भी याद रखोगे। नेक्स्ट है कि सर्प में विष कहाँ रहता है। हम लोगों ने देखा था कि जांगम विष जो होता है उसका स्थान जो दंष्ट्रा है, मतलब उसमें है जांगम विष का स्थान। ठीक है, हाँ तो जी। यहाँ, हाँ बेटा, तो यहाँ बता रहे हैं कि सर्प की चार जैसे दाढ़ है, उनमें से किसके अंदर कितना विष है और सबसे ज्यादा कहाँ होता है, वो सारी बात है देखोगे। तो ये लिखा है कि राइट साइड में, ये लिखा है कि लेफ्ट साइड वाली दाढ़ जो होती है। ठीक है, तो राइट वाली जो है नीचे वाली, वो कह रहे हैं लाल वर्ण की। करेक्शन करा दोगे, ये ऊपर श्वेत नहीं है ना, श्याव है ना? ये तुम्हारे सर श्याव है ऊपर। ठीक है, इसे श्याव कर लोगे श्वेत काट के बेटा। ठीक है, फिर इधर पीत देख पा रहे हो, इधर कृष्ण देख पा रहे हो, क्या है ये नीचे वाली दाढ़ें हैं दोनों, राइट और लेफ्ट की, और ऊपर वाली, मतलब जो इनके ऊपर लिखी है ऊपर वाली दाढ़ें हैं राइट और लेफ्ट की। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है लास्ट में देखो, कि ये जो कृष्ण वाली है, लेफ्ट की नीचे वाली दाढ़, तो इसमें गाय की पूंछ का बाल पानी में डुबोकर निकालने पर जितनी बूंद जल गिरता है उतनी मात्रा में विष रहता है। ठीक है, तो इन्होंने पहले बता दिया कि लेफ्ट की जो नीचे वाली दाढ़ है उसके अंदर कितना विष है, कि गाय की पूंछ का एक बाल लो, उसको आप पानी में डुबो, बाहर निकालो, तो उसमें जितना आएगा विष, है ना, जितना गिरेगा उस पे से,
तो उतनी मात्रा में विष रहता है ये नीचे वाली लेफ्ट की जो दाढ़ है जो ब्लैक कलर की है, कृष्ण, उसके अंदर। इसका 2 गुना इसके ऊपर वाली दाढ़ में रहता है जो पीत वर्ण की है, लेफ्ट साइड में। ठीक है। फिर इसी का 3 गुना कृष्ण वाली का, जो राइट की नीचे वाली है लाल, उसमें होता है। और 4 गुना जो ऊपर वाली है श्याव वर्ण की, उसके अंदर होता है। ठीक है। अगर भूल जाओ तो हम ऐसे ट्रिक याद रखते हैं कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, और कपल्स करके हम याद रखते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं कि हम एन बना लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा तरीका यही है इसका, कि लेफ्ट से आप शुरू करोगे बनाना। ऐसा एन बनाया आपने, और एन में नीचे लिखोगे के, ऊपर लिखोगे पी, इधर एल, इधर एस, कपल्स करके, मतलब जिस तरह बनाते हैं उसी तरह लिखते चले जाओगे। पहले के, ऊपर पी, नीचे एल, ऊपर एस। और यहाँ पे नंबर कर सकते हो 1, 2, फिर 3, फिर 4। तो शायद बात समझ में आ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि लेफ्ट की नीचे वाली कृष्ण वाली जो है, उससे 2 गुना ऊपर वाली में है पीत वाली के अंदर जो पी लिखा हुआ है। ठीक है। फिर जो राइट की नीचे वाली है यानी लाल वर्ण की, उसमें 3 गुना, जो ऊपर है श्याव वाली, उसमें 4 गुना। किसी को कंफ्यूजन है इसमें जो मैंने कहा? नहीं। चलो अच्छी बात है, देखेंगे। ठीक है। तो कपल्स करके वर्ड याद कर लेना। ऐसा कुछ नहीं बताया कि इतने कर्ष या ऐसा, मात्रा ऐसे बता दी, गाय की पूंछ का बाल डुबोगे, बाहर निकालोगे जल में, जो बूंद आएगी जितनी, उतना विष रहता है इस लेफ्ट की नीचे वाली दाढ़ के अंदर। इस बाकी इसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इस तरह करके याद रखना है। नेक्स्ट है कीटों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो कीट की उत्पत्ति कह रहे हैं सर्पों के मल मूत्र से होती है। कीटों की उत्पत्ति सर्पों के मल और मूत्र से। कीट 2 प्रकार के होते हैं, दूषी विष और प्राणहर। तो चरक में सिर्फ कीट की बात नहीं है। आपसे कुछ भी भेद पूछे कि बताओ लूता कितने प्रकार की है चरक के अनुसार, या कीट कितने प्रकार के हैं, या और भी कुछ चीजें आगे लिखी हैं इसके अंदर, तो सबका आंसर आपको यही लगाना है कि चरक के ये सब चीजें जो है 2 प्रकार की होती हैं, एक दूषी विष, एक प्राणहर। सिर्फ सर्प में अलग है कि वहां 3 भेद आपने देखे, द्रविकर मंडली राजीवान। क्लियर है? तो चरक कीट उत्पत्ति सर्पों के मल मूत्र से होती है, 2 प्रकार के होते हैं, दूषी विष और प्राणहर। यही लिखा है लूता, यानी स्पाइडर जो है, कि वो भी 2 ही प्रकार की होती है। नेक्स्ट है लूता दस्त के लक्षण। है ना, स्पाइडरमैन से लड़ाई होगी कभी, तो देखो क्या करेगा वो। एक तो वर्ण हो जाएगा कृष्ण चाव, जाला का आवृतम, तो उसके पास यही चीज है ना, वह भी है उसके पास, तो जाल से आवृत कर देगी। दग्ध आकृति भ्रशम, तो ऐसा हो जाएगा जैसे बर्न हुआ हो वहां पे। दग्ध आकृति भ्रशम, कि बहुत ज्यादा बर्न हो गया हो, देखने में ऐसा लगता है। तो ये याद रखेंगे स्पेशली, दग्ध आकृति भ्रशम। नेक्स्ट है मूषक विष। बहुत बहुत जरूरी है कि मूषक में विष का अधिष्ठान कहाँ बताया गया। तो मूषक होते हैं बेटा शुक्र विषा। मूषक में शुक्र होता है जो उनका विष का अधिष्ठान होता है, ऐसा सुश्रुत और वाग्भट दोनों ने बताया है। यही देख पा रहे हो, आचार्य आलम्बायन है एक, उन्होंने कहा कि मूषक में विष 5 स्थानों पे रहता है। इस पे सवाल आ चुका है कई बार। शुक्र विषय पे भी लगभग आता रहता है हर साल, कहीं ना किसी पीएससी में, है ना, आता रहेगा, नहीं तो एआई पीसीटी मिल जाता है। और ये आलम्बायन वाला क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है। किस आचार्य ने 5 स्थानों पर विष बताया? तो आलम्बायन ने बताया, मूषक के अंदर शुक्र, पुरीश, मूत्र, नख और दंत, कि इनमें विष रहता है। नेक्स्ट है क्रकालसक। क्रकालसक यानी जो गिरगिट होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, कुछ चैमलियन, कैमलियन को जैसा नाम होता है ना इंग्लिश में, गिरगिट, तो उसकी बात चल रही है। कैमिलियन। कैमिलियन, चलो ठीक है। तो वो जो चीज है, समझ गए होगे अब क्या, गिरगिट, हम तो गिरगिट ही बोलते हैं उसको। तो उसके दस्त होने पे क्या होता है, तो मोह, और उससे जरूरी है पुरुष भेद अतिसार, ये बहुत जरूरी है, ये पूछ चुका है, पुरुष भेद। ठीक है। तो बहुत सारे लोग तो देख के डर जाएंगे, है ना, जिनको छिपकली से डर लगता होगा ना, लिजर्ड से, इसको देख के तो 100% डर जाएंगे, है ना। तो वैसे याद रख लो कि डर से अक्सर हम रिलेट करते हैं कि अतिसार हो जाता है, तो वैसे रिलेट याद कर सकते हो। तो कृकालसक में पुरुष भेद हो जाना। वृश्चिक दंश का लक्षण, वृश्चिक यानी स्कॉर्पियन बाइट जो होती है, उसकी बात कर रहे हैं अभी। दैत्य अग्निर इव आदो, तू भिन्नति ऊर्ध्वम आशुचा, कह रहे हैं ऐसा लगता है कि जैसे जल रहा हो व्यक्ति। पीछे आपने लूता दस्त में भी देखा कि जैसे भ्रशम दग्ध आकृति, ये वाला पॉइंट। और यहाँ भी देख रहे हो वृश्चिक दंश के अंदर यहाँ लिखा है दैत्य अग्निर इव आदो, की शुरुआत में ऐसा लगता है जैसे अग्नि से जलाया जा रहा है, और उसके बाद धीरे धीरे जलन जो है या लक्षण जो है ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। ठीक, तो याद रखोगे, लाइन रख के पूछता है, वृश्चिक दंश की पूछता है, पीछे आपको बताया होगा किटिव और कोट, बताओ किस विष के लक्षण है वो।
दूषी विष। दूषी विष वो पूछता है सीधा रख के। क्रकालसक आपको बताया, पुरुष भेद हो जाना वो पूछता है। और आगे चल के पढ़ाऊंगा अलर्क विष, है ना, मेनली जो रेबीज की हम लोग बात करते हैं कि वहां क्या लक्षण है वो भी पूछा जाता है। सुप्तता जायते दंश ऐसा करके श्लोक आता है वो, बहुत जरूरी लाइनें हैं सारी है। तो दहत्य अग्निर्वादो तू भिंती ऊर्ध्व आशुचा। नेक्स्ट है साध्य वृश्चिक दंश, द्रग घ्राण रसन उपहतो, यानी जो आपकी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, वो फंक्शन करना बंद कर दें कुल मिला के। मांस है पतति अत्यर्थम, वेदना अर्थो जाहत्य सोन, कि उसका मांस कट के गिरने लगे व्यक्ति का, ठीक है, और वेदना हो बहुत ज्यादा, तो ऐसा व्यक्ति जाहत्य सोन यानी शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त करता है। तो यह साध्य वृश्चिक दंश का लक्षण है। नेक्स्ट है उच्चटिंग, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, साध्य वृश्चिक दंश पूछा नहीं जाता कहीं। नेक्स्ट है उच्चटिंग। तो उच्चटिंग दंश में क्या हो रहा है यहाँ देख लेते हैं। उच्चटिंग लिखा है झिंगुर, ठीक है। तो इसके दस्ट में हृष्ट रोम, स्तब्ध लिंगता, भ्रश अर्तिमान, शीतोदकेन एव सिक्तान्य अंगानि मन्यते। तो दो चीजें जरूरी हैं इसमें, एक तो स्तब्ध लिंग, है ना, मेढ का स्तब्ध हो जाना उच्चटिंग दस्त के अंदर, याद रखोगे। दूसरा कि व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि मेरे जो अंग हैं उनके ऊपर शीतल जल डाला जा रहा है, मतलब परिषेक किया जा रहा है उसका। शीतल उदक, ठंडा पानी, सिक्तान्य अंगानि मन्यते। क्लियर। तो याद रखो ये उच्चटिंग का है, स्तब्धलिंग और शीत उत्केन सिक्तान्य अंगानि मन्यते, इनको याद रखना है। यही देख पा रहे हो चरक के अनुसार जो कीट होते हैं ना उनमें वात और पित्त दोष की प्रधानता होती है, तो देख के समझ आ रहा होगा क्योंकि पित्त दोष है तो यहाँ पे सुविधा नहीं कराते हैं हम लोग। जहां भी पित्त का इन्वॉल्वमेंट होता है, अगर ध्यान आ रहा हो आपको, भगंदर के बारे में बात की थी हम लोगों ने, कई बार बात हुई है कि भगंदर का एक वेरिएंट ऐसा है कि जहाँ पे आप अग्निकर्म का प्रयोग नहीं करते। कौन सा है बोलो? भगंदर, उष्ट भगंदर। ग्रीवा। उष्टग्रीव, है ना। तो उष्टग्रीव जो उष्टग्रीव। बगंदर है पित्त की वजह से वहां उस वाले में नहीं कराते। तो सेम चीज यहाँ भी है क्योंकि पित्त पहले से ही है, तो इसके अंदर हम लोग स्वेदन नहीं कराते। आपसे पूछेगा जरा कीट विष में स्वेदन कराते हैं, नहीं तो नहीं कराते क्योंकि पित्त दोष है वहां पे साथ में, वात और पित्त। एक कड़व है, कड़व में कह रहे हैं कि कफ दोष की प्रधानता होती है। कड़व ये कफ दोष वाला होता है। वृश्चिक और उच्चटिंग इनमें कह रहे हैं कि वात दोष की प्रधानता होती है। वृश्चिक और उच्चटिंग वात दोष की प्रधानता है। सुश्रुत कीट को वात कफज कहते हैं, तो इसीलिए वो स्वेदन भी करा देते हैं कीट विष के अंदर। जनरल कॉन्सेप्ट यही है देखो कि विष जो चिकित्सा है वहां स्वेदन नहीं आया है। कारण यही है कि जितने भी विष अगर आप देखोगे तो ज्यादातर तीक्ष्ण उष्ण ऐसी प्रॉपर्टी होती है। कल आप लोग को पढ़ाया था, चलो बता दोगे मुझे ये। सार्थक, बेटा विष अपनी किस प्रॉपर्टी की वजह से चिकित्सा में दुष्चिकित्सा होता है? लघु के कारण। सर आशुकारी। सर ल, लघु आशुकारी। बेटा लघु होने से, आशुकारी होने से कुछ और लघु बताया था सुश्रुत के अनुसार, वो जरूरी था। तो बोलो क्या बताया सुश्रुत ने, आशु गुण से क्या होता है? प्राण है। प्राणघ्न। प्राणों को हरने वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट बता दोगे मुस्कान, कफ की वृद्धि होना ये किस दोष की वजह से होता है? सर वो सब कुछ करती है। और कोई? अव्यक्त। अव्यक्त गुण की वजह से, ठीक है। मुस्कान बेटा हाथ में क्या हुआ, कोई चोट वगैरह लगी क्या? यस सर वो थोड़ा लग सकता है। चलो ख्याल रखो, इस समय राइट हैंड है वैसे भी तो उसकी ज्यादा केयर करनी है, ठीक है। चलो देखो, तो सुश्रुत जो है वो कीट को वात कफज बताते हैं और चरक कीट को वात पित्तज बताते हैं, इसलिए सुश्रुत जो है स्वेदन बताते हैं कीट विष के अंदर, चरक नहीं बताते, याद रखना ये बात। बाकी कड़ब जो है चरक का, का से कड़ब ता से कफ ऐसा कर सकते हो। वृश्चिक और उच्चटिंग ये वातज है, ठीक है। आगे देखोगे स्थगिका है, तो कह रहे हैं स्थगिका ये मक्षिका है कि इससे दस्त जो है व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। स्थगिका नामक मक्खी किसी को काटती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इसको याद रखना। ऐसा सवाल आ चुका है कि इनमें से कौन सी मक्षिका है जिसके काटने में मृत्यु हो जाती है, स्थगिका। इसके अलावा जो डिफरेंट से टाइम है बिल्कुल, कि पक्ष संधि, कि दो पक्ष मिल रहे हैं, मध्याह्न का समय हो, आधी रात्रि का समय हो, अष्टमी हो, तो ऐसी तिथियों पे कोई सर्प वगैरह काट ले कह रहे हैं तो वो भी मृत्यु कर होता है। बस पढ़ लेंगे, कोई खास बात नहीं है।
नेक्स्ट है मंद विष सर्प, कि ऐसा क्यों होता है कई बार कि सर्प के काटने पे एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसी सर्प के काटने पे दूसरे की मृत्यु नहीं होती। तो उसका कारण बता रहे हैं कि कई बार ना सांप मंद विष वाले होते हैं। तो कारण क्या होता है उसका, कि या तो अभी पानी में गिर गए हो, मान लो कि स्विम करके आए हो, तो वहां अपनी सारी एनर्जी जो है वो लॉस कर देते हैं। तो वारी विप्रहता, क्षीणा, भीता, नकुल वर्जिता ना, नेवले की लड़ाई बहुत फेमस है सांप के साथ, कि हो सकता है लड़ाई लड़के आया हो, वहां अपना विष यूज कर लिया हो सारा उसने। ठीक है, तो वो भी स्टोरी करते हैं जैसे हमारे गोल बैटर में स्टोर होता है विष। ठीक है, फिर बाद में धीरे धीरे इकट्ठा होता है, ऐसा नहीं वो कितना भी विष निकाल सकता है। तो नकुल से लड़के आए हैं, या बूढ़ा सांप हो, या फिर बाल सांप हो, या फिर अपनी त्वचा मुक्त की हो, तो जिस समय अपनी स्किन वो हटाते हैं उस समय भी कह रहे हैं विष का भी कम होता है। तो ये सारे कारण है कि सर्प जो है मंद विष वाला हो जाता है। विष का स्थान कहाँ है उनके शरीर में, तो सारे शरीर में विष का स्थान है, लेकिन मेनली हम लोग दंष्ट्रा को समझते हैं जिससे वो बॉडी के अंदर एंटर कराता है, कि काटता है फिर पलट जाता है। तो विष का स्थान वैसे संपूर्ण शरीर बताया गया है। जैसे शुक्र का स्थान, चाहो तो सामने लिख लो, शुक्र का स्थान भी संपूर्ण शरीर। शुक्र स्तन्य भी लिख सकते हो उसके पास में, स्तन्य, शुक्र का और स्तन्य का स्थान भी संपूर्ण शरीर बताया गया है। विष की चिकित्सा दोषों के विपरीत की जाती है। तो विष की नहीं, कोई भी कंडीशन होगी तो दोषों को ध्यान में रख के हम चिकित्सा करते हैं, हर जगह ऐसा ही है। वातिक विष का, पैत्तिक विष का और कफज विष के कुछ कुछ कैरेक्टर बताए हैं, बहुत खास नहीं है, एक नजर डाल लोगे, कॉमन चीजें हैं इनकी। तो वातिक विष में कह रहे हैं हृदय में पीड़ा, अस्थि पर्व में पेन होना, घूर्णन, उद्वेष्टन मतलब ऐठन जैसा दर्द होना, गात्र श्यावता। पैतृक में संज्ञानाश, कटुक आस्यता, शोथ और रक्तपात। कफज में शैत्य और मुख माधुर्य। तो कॉमन चीजें हैं, बहुत खास नहीं है। कर्णिका, यस कर्णिका सर। बेटा किस दोष के यस। क्षय में संज्ञानाश, ये कैरेक्टर देखते हो। और कोई सर बात। करेक्ट है। बात। ठीक है ना, तो वाग्भट में बताया गया है तो संज्ञानाश होना तो वातशय के अंदर है। चाहो तो लिख सकते हो आप लोग, यहाँ बहुत जरूरी बात है, वातशय में संज्ञानाश। आगे देखेंगे वृश्चिक दंश की चिकित्सा। तो स्वेदन कराना है, आपने देखा वात दोष होता है वृश्चिक में रुचुटिंग के अंदर, तो यहाँ वही स्वेदन की बात कर रहे हैं, इसलिए अभ्यंग करा रहे हैं। घृतेन लवणेन च, तो अभ्यंग कैसे कराना है, कह रहे हैं कि घृत के अंदर लवण मिला के उसका अभ्यंग कराना है, और उष्ण सेक का प्रयोग कराना है। तो देख लोगे, लगभग ऐसी चिकित्सा आप लोगों ने पीछे भी देखी है। एक जगह मैंने आपको पढ़ाया है, अ, आक्तम लवण तैलेन, नाड़ी प्रस्तर संकरे। कौन बताएगा किस रोग का चिकित्सा सूत्र है। इसका श्वास। एक का श्वास। ठीक है, तो हिक्का श्वास का चिकित्सा सूत्र है, तो याद रखेंगे। खैर यहाँ भी इस तरह की बात है कि स्वेदन कराना है, अभ्यंग कराना है, लेकिन किससे, घृत मिला के लवण के साथ। उच्चटिंग की चिकित्सा देख रहे हो, उच्चटिंग दंश में क्या कराना है, तो प्रतिलोमम चा पांशु भी, पांशु यानी रेत को बोलते हैं, पांशु कहते हैं रेत के लिए। तो रेत को प्रतिलोम दिशा में, यानी हमारे जो आ, रोए होते हैं ना, जो बॉडी के हेयर होते हैं उनके कह रहे हैं विपरीत दिशा में, ठीक, डायरेक्शन अपोजिट वाली, वो रख के उसकी मतलब एक तरीके से अभ्यंग कराना है, कह लो आप, उद्वर्तन कराना उस तरह मान लो। तो ये प्रतिलोमम चा पांशु भी, इसको याद रखेंगे। ठीक है, पांशु का प्रयोग प्रतिलोम दिशा में। शुएदस्ट, यानी कि डॉग बाइट की बात चल रही है अभी, रेबीज की मेनली बात करेंगे। तो एक दो पहले पॉइंट लिख लो, बल्कि ये लोग बता रहे हैं, तो बोल दो मुझे बेटा कि रेबीज की वैक्सीन जो है वो किसने बनाई थी। हम्म। लुईस पास्चर। लुईस पास्चर। ठीक है, तो लिख लोगे लुईस पास्चर। ठीक है, लुईस पास्चर ने रेबीज वैक्सीन। इसके वायरस का नाम बता दो मुझे। रेप्डो और लाइसा रैपिडो वायरस। वायरस। रैपिडो रेप्डो और वायरस। रैप्डो या और लाइसा। लाइसा। ठीक लाइसा। है, तो दोनों नाम लिख लोगे, लाइसा वायरस और रैप्डो वायरस। रैप्डो, लाइसा और रैप्डो वायरस। नेक्स्ट जरूरी बात, कि कौन सा इसमें कॉम्प्लिकेशन आ जाता है जिसके बाद चिकित्सा लगभग ना है, मतलब कि उसके बाद रोग असाध्य ही है। हाइड्रोफोबिया। ठीक है, तो लिख संक्रांत। लेंगे हाइड्रोफोबिया, पानी से डरने जो लोग लगते हैं, जल त्रांस या जल संत्रांस जो कहना चाहो, तो हाइड्रोफोबिया। 3 पॉइंट बोले, लुईस पास्चर ने इसके लिए वैक्सीन बनाई रेबीज के लिए। दूसरा, ओए। इसका जो वायरस है वो लाइसा वायरस या रेब्डो वायरस है, और इसमें जो लक्षण मिलता है वो मिलता है हाइड्रोफोबिया। तो ये लक्षण आ जाने के बाद चिकित्सा लगभग ना है,
कि फिर कुछ कर नहीं पाते हम लोग, ये लक्षण आ जाए तो। लेकिन रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से किस रेबीज की या फिर कह लो अलर्क विष की चिकित्सा की जा सकती है, या कौन सी चिकित्सा वाला एक तरीका है। तो चिकित्सा के तरीके में बताया गया है कि जो वेग है, अलर्क विष का वेग, उसको दवाओं की सहायता से, औषध की सहायता से समय पूर्व ही प्रवृत्त करा देना। तो लिख लो, जो चिकित्सा है अलर्क विष की, तो लिख लेंगे एक पॉइंट ये, अलर्क विष चिकित्सा। तो लिखो विष वेग को औषधियों की सहायता से समय से पूर्व ही प्रवृत्त कराना। मतलब ये कहते हैं कि पूरा टाइम मत दो उसको मैच्योर होने का, और बहुत कम टाइम में आप उसको लक्षणों को ले आओ। तो हमारे यहाँ चिकित्साएं बताई गई हैं, आगे धतूरा वगैरह कई चीजें हैं, इनका प्रयोग कराते हैं, है ना। अब वो रिस्क इतना है कि कोई करके देखेगा नहीं, जाहिर सी बात है, लेकिन बताया गया है कि सर समय के। एक बार रिपीट कर दीजिए। बेटा, औषध की सहायता से विष वेग को समय पूर्व ही प्रवृत्त करा देना, ये चिकित्सा है अलर्क विष की। तो ब्रेक का टाइम हुआ है, एक ब्रेक लेंगे, वापस आओ, कंटिन्यू करते हैं यहीं से 10 मिनट। थैंक यू।